तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ नियम पढ़े थे बॉयल्स के, चार्ल्स के, गैलुसेक लॉ और गैस की समीकरण पढ़ी थी, आदर्श गैस की समीकरण, और उसकी कुछ प्रॉब्लम देखी थी। अभी कुछ और छोटे छोटे से नियम हैं, उनको हम और जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे इसमें अगला नियम है एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, एवोगैड्रो ने क्या कहा उसको जो जानते हैं। कुछ नियम है छोटे छोटे से, एवोगैड्रो नियम जानते हैं, ग्राहम का नियम जानते हैं और मोल कंजर्वेशन जानते हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो फिर उसका कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इनकी। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला? एवोगैड्रो ने बोला कि भाई दुनिया में जितनी भी गैसें हैं ना, अगर उनको समान ताप, दाब और उनका सबका आयतन समान हो, अगर दुनिया में जितनी भी गैसें हैं, मान लीजिए एक गैस ये रखी इसमें, एक गैस ये रखी इसमें, एक गैस ये रखी इसमें, है ना, इन सब के आयतन समान, सबका ताप समान और सब में प्रेशर भी समान। समान ताप और दाब पर सभी गैसों का आयतन अगर समान रखा जाए तो उसमें सभी अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या समान होती है। नियम समझ में आया कि समान ताप तथा दाब पर, इंपॉर्टेंट क्या है, समान ताप, दाब और आयतन अगर समान हो तो उन सबके अणुओं की संख्या जितने, मान लीजिएगा इसमें N1 है, इसमें N2 मोल है, इसमें N3 मोल है, तो ये आपस में क्या होंगे, सब बराबर होंगे। ठीक है, तो इतना सा नियम है। ये इसमें अणुओं की संख्या N1, N2, N3 सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये एवोगैड्रो नियम किया। तो याद रखेंगे क्या, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप कि समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं या मोलों की संख्या समान होती है। लेकिन ध्यान रखें, सभी गैस का द्रव्यमान समान हो ये जरूरी नहीं है। सभी गैसों का द्रव्यमान समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भाई द्रव्यमान n तो क्या होता है, m अपॉन कैपिटल N। भाई द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबका अणुभार क्या है, अलग अलग है, सबका अणुभार अलग अलग है। तो मोलों की संख्या समान हो सकती होगी सबकी, लेकिन द्रव्यमान सबके समान हो ये जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपके पास, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि PV बराबर nRT था, PV बराबर nRT, तो n बराबर क्या हो गया, PV अपॉन RT। क्या मैंने सब चीजें कांस्टेंट मान ली, ये भी सबके लिए बराबर, सारी गैस के लिए, तो n भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यानी कि सारी की सारी जो गैस होगी N1 बराबर N2 सबके लिए बराबर होंगे। या आप ऐसा समझ सकते हैं PV बराबर NKT, PV बराबर NKT। तो कैपिटल N किसके बराबर, PV अपॉन किसके, सॉरी PV अपॉन N बराबर PV अपॉन KT। तो कितना आ गया, ये भी क्या है, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने सबका दाब, ताप, वॉल्यूम सब समान माने हुए, तो ये पूरा नियत। तो इसका मतलब N1 बराबर N2 बराबर N3 बराबर N4 सभी गैसों के लिए ये इसने नियम दिया एवोगैड्रो ने। तो याद रखेंगे। और देखो आपको पता भी है कि भाई अगर आप एग्जाम्पल की बात करें एट NTP पर समझते हैं। NTP मतलब टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, और प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर या फिर कितना 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर, इतने ताप और दाब पर दुनिया की सारी गैस अगर लें तो इस ताप और दाब पर सभी गैसों का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। ठीक, एक मोल गैस के लिए। यहां से देख लो PV बराबर nRT में अगर रखेंगे, ठीक, तो सभी गैसों के लिए प्रेशर भी यही, वॉल्यूम भी यही, R भी फिक्स और ताप भी फिक्स।
तो n की वैल्यू जो आती है वो आती है यहां से सोल्व करने पर 1 मोल, यानी कि सभी गैसों के 1 मोल जो होंगे, मतलब सभी गैस जितनी भी होंगी उनका ताप, दाब और आयतन अगर ये होगा सबका, क्योंकि एनटीपी पर ही अगर ले लेंगे तो उस केस में सभी गैस के 1 मोल आ जाएंगे उस वॉल्यूम में। तो सबके अणुभार अलग होंगे, द्रव्यमान अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या उनके सबकी बराबर होगी। यही एवोगाड्रो का नियम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो सीधी सी भाषा में है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं या मोलों की संख्या समान होती है। सिंपल। ठीक, दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम है भाई ग्राहम का नियम, GRAHM, ग्राहम्स लॉ, ग्राहम का नियम। ग्राहम ने क्या बोला? ग्राहम ने ये बोला, भाई सीधे सीधे सी स्टेटमेंट याद रखेंगे कि समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर, ये इंपॉर्टेंट है, समान ताप तथा दाब पर गैसों के विसरण की दर, विसरण मतलब उनका बहना, उनकी सांद्रता की वजह से, उनके घनत्व के कारण विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीधी सी भाषा में इसको ऐसा समझ लें कि विसरण की दर को मैं R से दिखाता हूं, विसरण की दर को स्मॉल r से दिखा देते हैं। ये प्रोपोर्शनल होती है 1/डेंसिटी। ये मतलब है इसका, किसके? 1/डेंसिटी के। ठीक है, तो इस विसरण की दर बोलते हैं, आप ये कह सकते हैं R1/R2 बराबर ρ2/ρ1 का अंडर रूट। यानी कि कोई गैस जितनी ज्यादा भारी होगी वो उतनी कम विसरित होगी, उतनी कम उसका डिफ्यूजन होगा। विसरण को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो जितना ज्यादा घनत्व उतना कम डिफ्यूजन, जितना कम घनत्व उतना ज्यादा डिफ्यूजन। सिंपल सही मतलब है इसका। ठीक है, दूसरा नियम है इसके बाद, उसको हम बोलेंगे डाल्टन्स लॉ, डाल्टन का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। सभी नियमों को पढ़ लेते हैं धीरे धीरे क्या क्या है, फिर सवाल करेंगे बस इनके ऊपर। गैसों की समीकरण का तो यूज हमेशा चलता रहेगा, जो गैस समीकरण है वो चलती रहेगी, लेकिन कहीं कहीं हमारे लिए ये नियम भी आ जाते हैं, इनकी भी जरूरत पड़ेगी, तो इनको हम पहले ही निपटा लेते हैं। क्या क्या होते हैं नियम गैसों के लिए? ठीक है, तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है भाई कि अगर मान लीजिएगा कोई भी बर्तन है, इसका वॉल्यूम V है, आपने इसमें एक गैस डाली G1, दूसरी गैस डाल दी G2, तीसरी गैस डाल दी G3, ऐसे ही इसका प्रेशर है कितना? P1, इसका प्रेशर था कितना? P2, इसका प्रेशर था कितना? P3। तो तीनों ने अलग अलग प्रेशर डाला, लेकिन कुल प्रेशर P टोटल जो होता है उनके अलग अलग प्रेशर के योग के बराबर होता है। बस यही प्रेशर का दाब का नियम है। ठीक है, ये इसका डाल्टन के जो है आंशिक दाब का नियम है। ये कैसे दाब है? आंशिक, और ये क्या है? कुल। तो ये इन सबके योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि किसी भी मिश्रण में अगर आप ऐसे मिला रहे हो गैसेस, तो सारी गैसेस का दाब जो होगा वो मिला करके टोटल दाब के बराबर होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें मान लो, और इसमें मान लो कि यदि ताप समान रहे, यदि T एंड V समान है,
तो P बराबर nRT अपॉन V ये होगा। अगर मान लो उसका ताप भी समान है, आयतन तो सभी गैसों का भाई यही हो जाएगा, इसका भी V हो जाएगा, इसका भी V, इसका भी V। ठीक, तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो सभी गैस का अलग क्या होगा, इस गैस के मोल मान लीजिएगा N1, इस गैस के मोल N2, इस गैस के मोल N3, तो सब गैस के मोल अलग अलग हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि P समानुपाती होगा N के, P समानुपाती किसके होगा, N के। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो P टोटल किसके बराबर आ गया, P1 प्लस P2। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं भाई कि P बराबर N1 RT बाई V, N2 RT बाई V प्लस N3 RT बाई V। तो ये पूरे मिक्सचर का टोटल दाब आ जाएगा P बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाई V। ऐसा आप इस दाब को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ताप दाब, ये ताप और आयतन दिया रहेगा, उनके अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या दी होगी, तो आप इसमें कुल दाब को ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जितने भी यहाँ पे है, जितने भी अगर मैं बात करूँ P1 की, तो P1 प्रोपोर्शनल टू किसके, N1 के, P2 किसके प्रोपोर्शनल, N2 के, ऐसी P3 किसके प्रोपोर्शनल, N3 के। यानी कि P1 अलग अलग अनुपात पूछ ले सबका, P3 बराबर N1 अनुपात N2 अनुपात N3। मान लो आपको ये दिया हुआ है, अलग अलग अनुपात दिया है, और आपको जो है कुल दाब की बात करनी, तो कुल दाब के लिए क्या करेंगे, तो कोई भी इसमें जो है समानुपाती का नियम लगा दो। भाई जो समानुपाती है ना, ये सबके दाब पता है, तो आप क्या करो, तो जो P निकालना है, मान लो P मान लो गिवन है, और आपसे बोले P1 निकालो, और N1 N2 N3 गिवन है, तो P1 पूछ लिया, तो समानुपाती का नियम लगा दो। कि भाई समानुपाती का नियम क्या कहता है, P1 बराबर टोटल P किस में निकालना है, N1 में, अपॉन सबका योग N1 प्लस N2 प्लस N3। बेसिक मैथ है, सिंपल गणित है, समानुपाती का नियम लगा दिया। भाई जैसे समानुपात में होते हैं, ये समानुपात में है, अगर आपको मुझे अलग निकालना है और कुल दिया हुआ है, तो कुल दिया हुआ है तो इसमें कितना आया, P1 में, P1 N1 में कितना प्रेशर, तो P टोटल इंटू N1 अपॉन N1 प्लस N2। भाई अलग अलग दिए हो तो जोड़ लो, और अगर अलग अलग पूछे हुए हैं तो इससे निकाल लो, P1 ही हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, N2 इंटू P इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे P2 निकल जाएगा। P3 क्या हो जाएगा भाई, P3 बराबर P इंटू N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। चाहो तो समानुपाती का हिसाब लगा लो मैथ का, और या फिर सीधे सीधे याद रख लो, फॉर्मूलों को भी ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। आप सोचो, देखो अगर इनका अनुपात निकालोगे, तो अगर इनका अनुपात निकालोगे तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, मान लीजिएगा आपको कुल प्रेशर दे रखा है 10 पास्कल दे दिया, है ना, और मोलों की संख्या दे दी आपको N1 अनुपात N2 दे दिया आपको जो है 2⁻³ ये दे दिया। तो इसमें कितना प्रेशर है बताना। अब मुझे पता है कि P जो था सारे योग के इनके समानुपाती था, तो P1 जो निकालना है, तो P1 10 गुना 2/2 प्लस 3, 2 प्लस 3 करके कितना आ जाएगा, 20/5, यानी कि 4 पास्कल। ठीक, 4 पास्कल आ गया, है ना। और भाई P2 निकालना तो 10 गुना 3/2 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 30/5, 6 पास्कल आ जाएगा। टोटल तो सब इनका यही रहेगा ना, P1 प्लस P2, 6 प्लस 4 10, क्योंकि ये तो नियम है इसका। अलग अलग पता लग गए, और अगर अलग अलग दे रखे तो जोड़ लो, भैया अलग अलग दे रखे तो जोड़ो, टोटल निकाल लो, और टोटल दिया हुआ है, मोल दिए हुए तो अलग अलग निकाल लो। तो यही तो है बस डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। और भी प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो अगला और एक और नियम पढ़ लेते हैं हम अभी, मोल कंजर्वेशन। एक और नियम है कौन सा, मोल कंजर्वेशन, मोलों का संरक्षण। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल इस पर मिल जाते हैं। मोल कंजर्वेशन, मोलों का संरक्षण, मोल कंजर्वेशन।
मॉल कंजर्वेशन। ठीक है भाई, तो मॉल कंजर्वेशन क्या कहता है? मान लीजिएगा आपके पास कोई भी कंटेनर है, कोई भी बर्तन है, और उसको पतली सी नली से किसी दूसरे बर्तन के साथ ऐसे जोड़ा हुआ। इसमें कोई भी गैस है, P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें ताप T1 है। इसमें कोई भी गैस है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक टैब से बंद की हुई, ये बहुत पतली है। पतली इसलिए है कि इसका आयतन लगभग नेग्लिजिबल है इन दोनों के आयतन के तुलना में, क्योंकि जब इसे खोलेंगे तो गैस यहाँ से इधर उधर जाएंगी, तो यहाँ भी रहेगी थोड़ी सी गैस, लेकिन उस गैस का आयतन इन दोनों की कंपेयर में नगण्य मान लेंगे, यानी कि बहुत पतली है ये। तो यहाँ पर दूसरी गैस, इसका दाब P2, आयतन इसका V2, और ये नंबर ऑफ मोल N2 और ताप है T2। अब होता क्या है कि दाब को, इसको खोल दें अगर, टंकी को खोलने पर, टंकी को खोलने पर गैस इधर से इधर जाएगी, कहीं से भी इधर से इधर जाएगी, इधर प्रेशर, तो होगा क्या? सुने, खोल देने पर क्या होगा? बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे। तो गैस तब तक जाती रहेगी जब तक कि पूरी गैस में दाब समान ना हो जाए, यानी कि इधर भी P होगा और इधर भी P फाइनल, इधर भी P और P फाइनल, इधर भी P हो जाएगा। इधर वॉल्यूम V1 ही रहेगा, इधर का वॉल्यूम V2 ही रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम तो ही रहेगा। इसमें जो होगा नंबर ऑफ मोल्स, मान लीजिएगा N1 डैश हो गए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 डैश हो गए, क्योंकि इधर उधर मिक्स हो गए वो। इसका ताप मान लीजिएगा T1 से T1 डैश हो गया और इसका ताप T2 डैश हो गया। तो अगर बहुत ध्यान से देखें, दाब प्रेशर तो चलो ठीक है, आप सबका दोनों तरफ का बराबर होना ही है। ठीक है, तो प्रेशर बराबर हो जाने के बाद अगर बहुत ध्यान से देखें तो सारी गैस बाहर तो कहीं नहीं गई। जब बाहर कहीं गई नहीं, तो जब कहीं बाहर कुछ गई नहीं है टोटल गैस में से, तो जितने भी इसमें मोल थे, संख्या जो थी अणुओं की, वो तो सेम ही रही। तो यही आपका मोल संरक्षण का नियम है, यानी कि N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, यही नियम कहलाता है मोल संरक्षण। मोल संरक्षण का नियम। बस, यानी कि पहले मोल और बाद के मोल अगर वो कहीं खर्च नहीं हुए, कहीं माइनस नहीं हुए, निकले नहीं बाहर गैस के, तो वो कहलाता है मोल संरक्षण का नियम। ठीक है भाई, तो कुछ सवालों को देख लेते हैं, है ना, कुछ सवाल देख लेते हैं इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर, मोल संरक्षण का नियम समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। सवाल ये दिया हुआ है भाई कि किसी गैस का आयतन जो है 8.31 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब है किसी गैस का, और बंद है ना। किसी गैस का वॉल्यूम कितना है? इतना है, और वो बंद है, बंद बर्तन में है। ठीक है भाई, बंद बर्तन में है, जिसका ताप कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस। ताप कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसका दाब कितना दिया हुआ है? दाब दिया हुआ है भाई 3 गुना 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले सवाल समझ लेंगे अच्छे से, सवाल क्या कह रहा है। तो अब इसमें क्या करा, इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम, दो गैसों का मिश्रण भर दिया, दो गैसों का मिश्रण भर दिया, और ये मिश्रण का जो द्रव्यमान है वो कितना दे रखा? 30 ग्राम। ये सवाल में दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है? दोनों का अलग अलग भार कितना है? अलग अलग द्रव्यमान ज्ञात करें। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि सॉल्यूशन में क्या निकालना है, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ हीलियम, ये हमें निकालना है। तो हमें दिया क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ हीलियम बराबर 30 ग्राम दिया। तो दो अज्ञात राशियां हैं, एक समीकरण तो यहीं से बन गई, दो अज्ञात राशियां एक समीकरण तो यहीं से बनेगी, तो एक और चाहिए, वो कहां से मिलेंगी भाई? जब इस बर्तन में, इस बर्तन के अंदर हमने इसका आयतन ये है, इसका ताप ये है, दाब ये है, इसमें चीजें डाल दी गई इस ताप और दाब पर, तो इस ताप और दाब पर डाल देने पर दोनों का जो आयतन होगा वो तो यही रहेगा, दोनों का आयतन यही रहेगा। तो जब इसको भी डाल दें, इसके भी डाल देंगे, तो कुल दाब कितना रहेगा? कुल दाब P कुल बराबर हाइड्रोजन का दाब प्लस हीलियम का दाब। कौन सा नियम लग गया? डाल्टन का नियम लग गया, डाल्टन्स लॉ। भाई डाल्टन का नियम ये तो कह रहा था। अच्छा, कुल दाब दे रखा मुझे, कुल दाब कितना दे रखा? कुल दाब केवल दे रखी 3 इंटू 10 की पावर 5, ये दे रखा PH2 प्लस PHE। कुल दाब ये दिया हुआ है ना? तो चलो जी, कुल दाब ये दे दिया, बड़ा अच्छा। अब PV बराबर, अब ये जो दाब दे दिया 3 इंटू 10 की पावर दिस, तो यहां से PH2 क्या हो जाएगा? इसके मोल्स, अच्छा इनको निकाल लेते हैं। हाँ भाई, NHE कितना? इसका द्रव्यमान अणुभार कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है तो 2, और मास ऑफ अणुभार किसका? हीलियम का कितना? 4। ये तो पता होता है, हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है और हीलियम का अणुभार 4 होता है। तो द्रव्यमान M of H अपॉन 4 M, और यहां पर M of H बाई 2। ठीक है भाई, तो दोनों के अणुओं की संख्या निकल गई। ठीक, चाहे तो PV इक्वल टू NRT लगा लो और चाहे यहाँ PH2 लिख दो। P बराबर क्या होता है? NRT अपॉन V, NRT अपॉन V। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा NH2 RT अपॉन V, यहाँ लिखूंगा NHE RT अपॉन V, तो V तो दोनों के समान है, तो V उधर ले आओ, T डिवाइड में RT भी नीचे आ जाएगा, तो कुल मिला के N2 और NH में वो वैल्यू वहां पर रख देंगे, ये बन जाएगा आपका NHE NH2 प्लस NHE RT अपॉन V। V को उधर ले आओ, क्या दिक्कत है? तो 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू V बराबर NHE की वैल्यू रख लो, NH2 की वैल्यू है भाई MH अपॉन 2 और यह है MHE बाई 2। तो एक समीकरण यहां से बन जाएगी। R की वैल्यू भाई दे रखी है 8.31 इंटू 10 की पावर 4, हाँ सॉरी इंटू 10 की पावर 3 होती है, सॉरी 8.31 होती है ना R की, और ताप कितना दे रखा है? 27 का मतलब 300 केल्विन, इसका मतलब कितना हुआ? 300 केल्विन हो गया। ठीक, तो ये एक समीकरण H में और HE में आगे एक हुआ है, दोनों को हल करके आंसर आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक, तो इन दोनों को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो हल भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, इनको हल भी कर लेते हैं, हल कर लेते हैं इसको। 3 इंटू 10 की पावर 5 और ये 8.31 इंटू 10 की पावर 4 आयतन हो गया, और ये आ गया भाई 2mH प्लस MHE बाई 4 इंटू 8.31 इंटू 300। तो ध्यान से देखो, तो ये इससे छम्मा छम्मा हो गया और कटेगा ये, और बचेगा कितना? सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है ये, तो बन जाएगा 8.31 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पे माइनस 6 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो कितना बचा भाई? 3 से ये कट जाएगा, 100 आ जाएगा, और माइनस 6, 5 और 4 9, 10 की पावर 3 बचेगा, 10 की पावर
3, 1000 तो बच गया इस तरफ, 1000 बराबर 2mH प्लस MHE, और भाई 4 को उधर ले आओ और 100 यहाँ से उड़ा दो, 2 0, तो 2mH प्लस MHE बराबर 40 आ गया, और भाई MH प्लस MHE बराबर 30, वो पहले से दे रखा हमें, तो इन दोनों को हल कर लेंगे, माइनस 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 उड़ गया इससे, तो MH बराबर कितना आ गया 10 ग्राम, और MHE बराबर कितना 30 माइनस 10 दैट इज 20 ग्राम। तो हीलियम उसमें 20 ग्राम है और हाइड्रोजन उसमें 10 ग्राम है। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो बाकी सोल्व करने के अपने तरीके हैं, आप पहले से लगा दो या PV इक्वल टू NRT लगा दो, चाहे डायरेक्ट ये PV इक्वल टू NRT यहाँ से लगा सकते थे, PV इक्वल टू NRT N1 प्लस N2 इंटू RT, ऐसे भी लगा सकते थे। तो आपके मर्जी भी है, कैसे भी कर दो उसको, ठीक है। चलो मोल कंजर्वेशन पर देखते हैं एक दो क्वेश्चन। मोल कंजर्वेशन के ऊपर सवाल आते हैं, अच्छे सवाल रहते हैं। हाँ जी, सवाल ये है, पहले मैं आपको एक बार फिर से मोल कंजर्वेशन के बारे में बता दूं। क्या बताया था मोल कंजर्वेशन के बारे में? मोल कंजर्वेशन के बारे में बताया था कि भाई आपको N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, शुरू के मोल बराबर बार, इसको क्या लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन RT1, इसको क्या लिख सकते हैं P2 V2 अपॉन RT2, इसको क्या लिख सकते हैं P डैश P1 डैश, हालांकि P1 डैश और V1 ही रहेगा, RT1 डैश प्लस P2 डैश P2 डैश V2 अपॉन RT2 डैश। अच्छा, P1 डैश बराबर P2 डैश बराबर P, ये तो समान ही रहेगा, मैंने बताया था। जब तक कि फ्लो होगी इधर से उधर, जब तक बहेगी गैस, जब तक कि दाब समान ना हो। तो ये कहीं ना कहीं हमें इनमें से कुछ चीजें दी रहेंगी और उनको हम यूज कर लेंगे, तो अज्ञात होगी वो पूछ लेगा। सवाल क्या होगा, सवाल किस तरीके से दिया रहेगा कि भी मान लो आपको ऐसे एक बर्तन दिया हुआ है, पतली सी नली के बीच टैब लगाई हुई है ना, ऐसे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रेशर दे रखा 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जी समझते हो इसका मतलब? स्तंभ 80 सेंटीमीटर स्तंभ में जितना पारा भर रहा होगा, उससे जो दाब पड़ता होगा वही दाब इस गैस का है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका दाब है कितना 0, यहाँ पे क्या है निर्वात, यहाँ पे क्या है निर्वात है, यहाँ पे दाब 0 है। इसका आयतन दे रखा 5 लीटर, इसका आयतन दे रखा 3 लीटर, ठीक है भाई। ये बहुत पतली सी ट्यूब है, यहां से इसको खोल देने पर यदि टंकी को खोलने पर ताप समान रहे, ताप नियत रहे, तो उभयनिष्ठ दाब ज्ञात करो। उभयनिष्ठ दाब ज्ञात करो, यानी कि सिचुएशन क्या हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि भाई आपका ये वॉल्यूम तो अभी भी 5 ही रहेगा, ये तो 5 लीटर है, इसमें तो कोई दिक्कत आ रहेगी नहीं, ये 3 लीटर है। लेकिन इधर से उधर जब ये खुल जाएगा तो इधर से उधर गैस बहेगी, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर बन जाएगा P मान लो, तो यहाँ पर भी P रहेगा, ठीक है, जब तक ही बनेगी। अच्छा, जो ताप इसका था यहाँ पर, वही ताप अभी भी नियत है, ये सवाल में दिया हुआ है। सवाल समझे, इस बात का ध्यान रखेंगे, इस P का क्या मतलब है। P का मतलब क्या दिया हुआ भाई, P1 दिया हुआ 80 सेंटीमीटर Hg स्तंभ या कॉलम, मतलब 80 सेंटीमीटर किसी स्तंभ में जितना पारा भर देंगे तो उससे जो तली पे दाब होगा उतना ही दाब के बराबर इस गैस का दाब है। ये समझे, बार बार आएंगे शब्द इसमें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बैरोमीटर बताया था, तो बैरोमीटर के तरीके से चल रहा है, मतलब उतना दाब जो वहां पे पड़ रहा होगा किसी नली में, उतने दाब के बराबर है। वैसे ही यहाँ पे 0 है, ठीक है। और
P2 कितना है 0 है। तो लेकिन होगा क्या, सारे गैस के मोल इधर क्या बनेंगे N1 डैश, इधर क्या बनेंगे N2 डैश, इधर क्या है N1, इधर क्या है N2। हालांकि ये 0 है, N1 कुछ होंगे, तो N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश। मोल कंजर्वेशन का नियम लगा दिया भाई, ठीक है भाई, मोल कंजर्वेशन का नियम लगा दिया। अच्छा, इसमें क्या लगाएंगे N का, P1 V1 अपॉन RT, T सब में सेम है, T सभी में समान है, तो N2 तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। N1 डैश सबका P समान, V1 ही रहेगा वो आयतन, R ताप अभी भी समान, P V2 अपॉन R T अभी भी समान, यानी कि P कॉमन, तो V1 प्लस V2। इस तरीके से जो डाटा दिया रहेगा वो रख लेंगे, जो अज्ञात होगा वो उड़ा देंगे। ये कितना दे रखा। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ भी दाब, यहाँ भी दाब। अगर यहाँ पर भाई वैसे तो जो है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच होता है। अगर यहाँ पे भी रो जी एच की फॉर्म में लिखेंगे, एच की वैल्यू रख दो भाई। अगर मान लो ये प्रेशर निकालना है आपको, ये प्रेशर निकाल लेंगे तो डेंसिटी पता है, जी पता है, और 80 यहाँ पर सेंटीमीटर में, ये मीटर में रख देंगे, तो होगा क्या, रो जी एच रो जी एच रो जी एच, तो रो जी तो कट जाएगा, एच बचेगा। तो इसमें हम हमेशा रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जो दाब की समीकरण बराबर रखते हैं, इधर भी दाब है, तो बस ये हाइट रख लो, तो हाइट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा कि भाई इसका दाब इतने मरकरी के इतने स्तंभ के दाब के बराबर है। तो होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg स्तंभ, है ना, इनटू वॉल्यूम कितना भाई 5 लीटर, लीटर में रख लो क्योंकि वॉल्यूम की लिमिट यूनिट हो जाएंगी, कट जाएंगी। अच्छा, RT से RT उड़ गया, क्लियर। तो चलो जी, RT से RT उड़ गया, बराबर P निकालना, और यहाँ पर कितना 5 प्लस 3, इसका वॉल्यूम 5 था, इसका वॉल्यूम 3 था, तो कितना आ गया 80 इंटू 5 बराबर 8, 8 60 ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो P बराबर 50। 50 का क्या मतलब है कि इतने सेंटीमीटर ऑफ Hg स्तंभ, यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी कॉलम में अगर मरकरी भरा हुआ है तो इसकी अगर ये 50 सेंटीमीटर हाइट है, तो जितना दाब यहाँ पर पड़ रहा होगा उतना ही दाब यहाँ पर गैस का बराबर है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे कि ये जो दाब है वो 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg स्तंभ या कॉलम, इसी को स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। इसी कॉलम, ये कॉलम हो गया ना, ये तो कॉलम हुआ, क्या स्तंभ हुआ भाई, ये नली तो स्तंभ हो गई कि इतनी ऊंचाई के स्तंभ में जितना दाब इस तली पर पड़ रहा है उतना ही दाब उस गैस का होगा यहां पर, जितना 50 सेंटीमीटर तक अगर मरकरी भर दे जाए किसी स्तंभ में, तो उस दाब को निकाल भी सकते हैं। अगर मान लो पास्कल में निकालना है, अगर पास्कल में निकालना तो क्या करेंगे, रो जी एच कर दो। हालांकि रो जी एच करने की जरूरत नहीं, जिस हिसाब से आंसर दिया उस हिसाब से कर लेंगे। मरकरी है तो 13.6 10 की पावर 3, जी के वैल्यू 9.8 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आ रहा होगा उसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। लेकिन फिलहाल आंसर ये दिया हुआ है कि भाई 50 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर को लिखने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में और आगे भी आपको प्रेशर की इस तरीके से यूनिट दी रहेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्रेशर बताया था तो सबसे पहले ये समझा दी थी, तो प्लीज इसको ध्यान रखें, ओके। मैं आपको इस तरह के 1-2 सवाल और कराता हूं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, सवाल ये है कि भाई ऐसे ही अपने पास एक नली है जिसमें दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, 2 बल्ब है, इसमें प्रेशर है P0, ये बल्ब A है, ये बल्ब B है, इसका ताप दे रखा 300 केल्विन, इसका ताप भी 300 केल्विन, T2 भी 300 केल्विन है, दूसरे का भी, है ना। तो P0 दे रखा है, P0 का मतलब है P बराबर P0 क्या हुआ है 1 एटमोस्फेयर, 1 एटमोस्फेयर के बराबर दे रखा है, ओके। चलो जी, और इसमें इस बार इन दोनों के आयतन समान दे रखे, तो VA बराबर VB,
वी बी बराबर भी वी। ठीक है, तो सवाल क्या है, वही कॉमन प्रेशर, उभयनिष्ठ दाब ज्ञात करो। कुछ भी अज्ञात कर सकता है, दाब ज्ञात करो। ठीक है, और यदि कंडीशन क्या थी, यदि बल्ब ए का ताप 600 केल्विन कर दे तथा बल्ब बी का ताप 300 ही है। बल्ब बी का ताप नहीं बदला, बल्ब ए का ताप बदल दिया। ताप बदल देंगे तो क्या होगा, इधर उधर भाग जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, तो उस केस में अपने पास ये वाली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अभी शुरुआत में तो प्रेशर कितना था, पी नॉट ही था, लेकिन अब कौन सी कंडीशन में, कंडीशन क्या कर दिया, 600 केल्विन कर दिया, यहाँ 300 केल्विन कर दिया, तो क्या होगा, इधर का दाब बदल जाएगा। तो बताना, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, तभी वो बहना रुकेगी। दाब बराबर होगा तभी तो इधर से उधर प्रवाह रुक जाएगा उसका, तो दाब बराबर होना जरूरी है। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी V, इसका वॉल्यूम भी V, वॉल्यूम तो समान ही दोनों का। अच्छा जी, वॉल्यूम समान, इसका 600, इसका ताप 300 केल्विन। तो सवाल ये पूछा कि भाई इसका प्रेशर भी कितना होगा, ये निकालना। तो क्या चेंज हुआ होगा, इधर से उधर अणु तो इधर से उधर भागे होंगे, मोल भागे होंगे, तो वो संख्या समान है, यानी कि N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश, ये आपको ध्यान रखना है। तो P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 बराबर, P तो समान ही रहेगा, PV1 अपॉन RT1 डैश प्लस PV2 अपॉन RT2 डैश। ठीक है भाई, दोनों प्रेशर तो समान और वॉल्यूम तो बदलने का नहीं, बल्ब होगा। P कितना, 1 एटमोस्फेयर, ऐसे रख लो क्योंकि सब जगह यूनिट समान आएगी, प्रेशर है तो से उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम कितना, V रख लिया, R, ताप कितना 300, P2 कितना भाई, P2 भी 1 एटमोस्फेयर, क्योंकि इसमें समान ताप पड़ी थी शुरुआत में, तो है ना, 1 एटमोस्फेयर आ गया। वॉल्यूम इसका भी V बटे R, इसका ताप भी 300। अच्छा जी, अब ये P तो निकालना, वॉल्यूम V अपॉन R, यहाँ पे 600 कर दिया लेकिन, और इस वाले में P वॉल्यूम V, लेकिन इसमें 300 रखा, तो कुछ भी ताप में चेंज कर देंगे, किसी में भी चेंज कर देंगे, लेकिन अगर वो उस तरह के सवाल दे देंगे तो उसमें मोलों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना, V कॉमन लेके उड़ा दो, V तो उड़ जाएगा कॉमन लेकर के, R भी उड़ जाएगा दोनों तरफ से कॉमन लेने के बाद, बचेगा क्या, 1/300 1/300, तो कितना बचेगा, 2/300, 2/300 बचा। ये कितना बचेगा, P कॉमन ले लेंगे, P कॉमन ले लेंगे, 600, ये 1 ये 2, तो कितना आ गया, P इंटू 3/600, और भाई क्या होगा, 3 से ये आ गया 200, 2 जीरो से उड़ जाएगी, तो P बराबर कितना आ गया, 4/3 एटमोस्फेयर। तो इसका दाब इसमें 4/3 एटमोस्फेयर के बराबर रह जाएगा, ये आंसर आ गया। अब एटमोस्फेयर का मतलब पता ही, एक एटमोस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 3, या फिर एक एटमोस्फेयर आपको किसके बराबर होता है, अब ये तो आंसर ऐसे दिया है एटमोस्फेयर में, या फिर 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर 1 10 की पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं आप, चाहे तो 10 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4/3 इंटू 10 की पावर 5 अप्रोक्सी इतने पास्कल। तो ये दिया हुआ आंसर, तो इसी तरह लिख लो, तो आंसर जैसे भी दिया होगा उस हिसाब से। हाइट की फॉर्म में लिखना चाहो, हाइट निकाल लो, उससे कोरेस्पॉन्डिंग इस वाली प्रेशर के हिसाब से कितनी ऊंचाई होगी तो उतने ही मरकरी के स्तंभ की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, एक और देखते हैं। प्यारे बच्चों,
हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। इसमें यहां पर भाई ये क्या है, आइस, बर्फ। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। ठीक, यहां पर क्या है, गर्म पानी। कितने ताप पर? इसका वॉल्यूम भी V1 है, इसका वॉल्यूम भी V2 है, और शुरुआत में, प्रारंभ में एनटीपी पर है। किस पर है? एनटीपी पर। क्लियर? सवाल समझेंगे। शुरुआत में एनटीपी पर है, प्रारंभ में किस में था? एनटीपी पर था, नॉर्मल ताप और दाब पर था। फिर क्या करा, बाद में इसे बल बे नाम दे दूं, इसे बल बी। ए को किसमें रखा? बर्फ में, बर्फ में रखा, और बी को किसमें रखा? गर्म पानी में। इसको गर्म पानी में रख दिया। क्लियर? गर्म पानी में रखा तो दाब है, दाब 1.5 गुना हो जाता है। तो गर्म पानी का ताप ज्ञात करना। क्या सवाल समझ में आया? गर्म पानी का ताप ज्ञात करना है। तो देखो भाई क्या करना है। तो शुरू की बात तो क्या है, P1 यानी कि N1 प्लस N2 बराबर N1 डैश प्लस N2 डैश। शुरू में तो कितना है भाई प्रेशर? शुरू में तो P नोट है, यहाँ पर भी P नोट, इसका वॉल्यूम भी V, इसका वॉल्यूम भी V। और ताप कितना है शुरू में? T1 भी 0 डिग्री सेल्सियस और T2 भी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, शुरुआत में। तो यानी कि 273 केल्विन। ये भी कितना? 273 केल्विन। लेकिन बाद में क्या करा, बर्फ में रखा और इसको गर्म पानी में डुबो दिया। गर्म पानी में रखने पर इसका ताप तो 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहा, लेकिन इसका ताप बढ़ गया। ताप बढ़ गया तो गैस इधर सुधर गई होंगी, अणुओं की संख्या दोनों में बदल गई होंगी, लेकिन कुल अणुओं की संख्या मोल कंजर्वेशन के हिसाब से समान रहेगी। तो इसको लिख लेंगे कितना? P नॉट या फिर P1 V1 अपॉन R T1 प्लस P2 V2 अपॉन R T2 बराबर दाब समान हो जाएगा P V1 अपॉन R T1 डैश प्लस P V2 अपॉन R T2 डैश। ये लिख सकते हैं। दाब अपना सेम हो गया। चलो जी, P नोट था पहले, वॉल्यूम V, R, ताप कितना? 273। P नोट V R 273। इसमें 1.5 P नोट हो चुका है, वॉल्यूम V R। इसका ताप अभी भी 273 ही है, इस वाले का ताप अभी भी 273 ही है, लेकिन इसका ताप हमें पता करना है कितना है। तो 1.5 P नॉट V अपॉन R T। तो भाई इसमें जो कट सकता है उसको काट दो। जैसे क्या क्या कट रहा है? P नॉट V, P नॉट V, P नॉट V, P नॉट V, R R R R, सब उड़ गया। बचा कितना भाई? 1 अपॉन 273 यानी कि 2/273 बराबर 1.5 अपॉन 273 और 1.5 अपॉन T। तो 1.5 अपॉन 273 प्लस कितना? 1.5 अपॉन T। ये जरा करके माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा? 2 माइनस 1.5 अपॉन 273 बराबर 1.5 अपॉन T। तो यहाँ से क्या बचेगा भाई? तो यहाँ बचेगा 1.5 अपॉन T बराबर 0.5 अपॉन
273 और जब इसे सोल्व करेंगे तो भाई आएगा t बराबर 1.5 इंटू 273 अपॉन 0.5 और बहुत ही बढ़िया आंसर आएगा। 5 से काटा 5 के 15 और t का आंसर आ गया आपके पास 3 इंटू 273 दैट इज 819 केल्विन। 3 3 9 3 से 21। इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखना चाह रहे हो तो 819 माइनस 273 कर दो, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो 9 में से 3 गए, कितने बचे 6 और 11 में से तो इनको कुल मिला के 546 आ जाएगा, इतने डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, ये आ गया। 9 में से 3 गया 6 आ गया, 11 में से 7 गए 4 आ गया, 7 में से 2 गए 5 आ गया। तो इस तरीके से हम ये वाले मोल कंजर्वेशन की प्रॉब्लम को कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे और अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जो फंडामेंटल है वो वहीं से आ रहा है गैस समीकरणों से। इसका मतलब गैस समीकरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हमारी इसी से ही सारे नियम बनते चले जाते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक बर्तन है जिसमें क्या करा, नाइट्रोजन को और CO2 को मिक्स कर दिया, इनको मिश्रण कर दिया, मिश्रित किया। ठीक है भाई, नाइट्रोजन कितने 7 ग्राम और इसके कितने लिए भाई 11 ग्राम। CO2 के 11 ग्राम है, इसमें ताप की वैल्यू दे रखी है 290 केल्विन, 290 केल्विन पर है और प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। मिलाने के बाद 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बन गया है ना। तो R की वैल्यू दे रखी है 8.31 है ना। और तो आपसे पूछी है घनत्व, तो आपसे पूछा क्या है, घनत्व पूछा है, घनत्व कितना होगा। तो डेंसिटी, घनत्व कितना होगा ये पूछा हुआ है। ओके, तो इन सब चीजों को हमने, अब घनत्व कैसे निकलता है भाई, सोचे क्या, ये सवाल समझ लें। एक गैस में ये सब भर दिया तो दाब कितना आया 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि दाब कुल मिला के किसका प्रेशर है P of N2 प्लस P of CO2, दोनों का मिला करके 1 एटमॉस्फेयर है। डाल्टन लॉ के हिसाब से दोनों का मिला करके 1 एटमॉस्फेयर बन गया है ना। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब कितना 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अच्छा, और मुझे घनत्व निकालना, तो घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है भाई 7 ग्राम इसका और 11 ग्राम इसका, तो 7 11 7 18 ग्राम बटे आयतन, यानी कि घनत्व तब निकलेगा अगर V पता लग जाए। तो PV बराबर NRT से V निकाल लो, तो PV बराबर N, अब N भी किसके, इसके भी और इसके भी, तो N1 प्लस N2 2 है ना RT, दोनों के मोल। तो P तो कितना है भाई 1 एटमॉस्फेयर, 1.013 इंटू 10 की पावर 5। आयतन निकालना, N1 और N2 देख लो कितने होंगे। N1 बराबर, N1 मतलब नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए लिख लो, तो 28 होता है 7/28 1/4। और N2 कितना है भाई, इसका तो होता है 28, ये तो आपको याद रखना। इसका कितना होगा भाई 12 तो ये और 32 ये, 12 और 32 44 होता है इसका, है ना। तो कितना 11/44, तो ये भी कितना आ गया 1/4 आ गया। तो मोलों की संख्या पता लग गई, चलो ये मोलों की संख्या आ गई। तो यहाँ रख लो 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4। R की वैल्यू 8.31 इंटू ताप की वैल्यू 290 केल्विन। तो कुल मिला के इसमें सिर्फ आयतन ही अज्ञात राशि है और आयतन की अज्ञात राशि की वैल्यू आपकी बन जाएगी 1.19 इंटू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब, ये आएगा। बस हो गया काम। वॉल्यूम चाहिए था हमें घनत्व निकालने के लिए, तो घनत्व निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए था, आयतन चाहिए था, निकल गया। अब इस आयतन को निकाल के यहाँ रख दो, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान कितना 18 ग्राम बटे V। अच्छा, ग्राम में, इसको भी किलोग्राम में बदल लो, ये कितना 1.19 इंटू 10 की पावर -2।
इसे सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 1.512 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे ग्राम में बदल दो चाहो तो, लेकिन इतना ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका घनत्व इतना बन चुका है, ये आंसर है। मेरी समझ में आ गई ये बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेन पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा यूज होगी गैस की समीकरण। उसको अलग अलग तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं, एक समीकरण पे बहुत वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, तो किस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है। और देखते हैं अभी इसने बोला कि भाई ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है, ये है, ध्यान से समझिए। ऑक्सीजन का सिलेंडर है 30 लीटर का, और ये ओपन है, खुला है। इसमें प्रेशर इनिशियली बंद है, ठीक है। इसमें जो इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 15 एटमॉस्फेयर। जो डाटा दिया हुआ ये दिया हुआ कि एक सिलेंडर है जिसमें प्रारंभिक दाब 15 एटमॉस्फेयर है, 30 लीटर का वॉल्यूम है, ठीक है, और इसका ताप है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें से कुछ गैस निकाल ली, इसमें कुछ तो गैस होगी ना, यहाँ पे मान लीजिएगा N1 मोल थे, इसमें से कुछ गैस निकाल ली, तो अब बच गए N2 मोल, निकल गई। तो जब गैस निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है पूरी गैस का आयतन तो फिर भी वही रहेगा, तो आयतन तो अभी भी 30 लीटर ही रहेगा, लेकिन दाब कितना होगा, लेकिन दाब कितना हो गया, दाब इसने दिया है, दाब रह गया 11 एटमॉस्फेयर, जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, लेकिन आयतन वही रहेगा भाई 30 लीटर ही, ठीक है। और ताप भी बदल गया, ताप कितना हो गया 17 डिग्री सेल्सियस रह गया। ध्यान से समझ क्वेश्चन को। कुछ गैस ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, कुछ गैस बाहर निकल गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो अब इसमें से कुछ गैस बाहर निकलेगी, सवाल में यही पूछा है कि कितनी गैस बाहर निकली। बाहर निकली गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। सवाल समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता दूं एक बार, आर की वैल्यू दे रखी है, आर दे रहता है हमेशा हमारा 8.1215 जूल पर मोल पर केल्विन। आर दिया रहता है। ऑक्सीजन का अणुभार आपको पता ही है 32 होता है ना, इसका अणुभार ये होता ही है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है कि इस कंटेनर में से कुछ मोल निकल गए, अब इतने बचे। कितने बाहर निकल गए, यानी कि निकालना क्या है, निकालना क्या है N1 माइनस N2। तो पहले N1 निकालो, फिर N2 निकालो, उनको माइनस कर दो, कुछ दिक्कत ही नहीं है। PV बराबर NRT पर बेस्ड है इसका मतलब। तो P कितना है भाई 30 लीटर, सॉरी 15 एटमॉस्फेयर। तो 15 इंटू 10 की पावर, ये 1.013 इंटू 10 की पावर, इधर ले लेते हैं, 15 इंटू 1.013 10 की पावर 5। ये तो प्रेशर आ गया। आयतन कितना 30 लीटर। लीटर को किस में बदल देंगे, मीटर क्यूब में, 10 की पावर -3। ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है प्रेशर, बराबर N1 R 8.31। और ताप कितना है, ताप है भी 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन। तो 300 केल्विन आ गया। यहां से सोल्व कर लेंगे भाई। ये जो N1 आएगा ना, ये N1 आ गया 13.8 मोल के आसपास, ये आ गया 18.3, इतने मोल्स आ गए। ओके चलो जी, अब दूसरी PV बराबर NRT लगाते हैं। जब गैस निकल गई तो गैस में प्रेशर कितना आ गया 11 इंटू 1.013 इंटू 10 की पावर 5। वॉल्यूम अपना वही रहेगा 30 इंटू 10 की पावर -3। ध्यान रखिए लीटर में दिया हुआ, और 1 लीटर किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के।
1 लीटर, तो इसलिए मीटर क्यूब में बदल लेंगे इसको, और मीटर क्यूब में बदलने के बाद N2 इंटू आर की वैल्यू 8.31 इंटू ताप की वैल्यू कितनी 17 हो गई। 17 का मतलब कितना 290 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ 290 केल्विन रख दो। तो यहाँ से जो सोल्व करके आएगा भाई आएगा 13.8 मोल्स। तो बाहर कितने निकले, बाहर निकले मोल्स कितने, बराबर N1 माइनस N2, यानी कि 18.3 माइनस 13.8 कितना आ गया, 13 में 60 गए 5, और यहाँ थे कितने 7 में से 3 गए 4, 4.5 इतने मोल्स बाहर आ चुके हैं। चाहो तो उनको कणों की संख्या बदलना चाहो तो एवोगैड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएंगे कितने अणु बाहर निकल गए होंगे इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी एक एप्लीकेशन ये भी देखी और देखते हैं। चलो जी, एक अच्छा सवाल देखते हैं। ऐसे एक ट्यूब दी हुई है, क्या दी हुई है ट्यूब, इसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। इसमें एक तरफ नाइट्रोजन भरी हुई है, एक तरफ ऑक्सीजन। अच्छा ये फिक्स है, ये यहाँ से बंद है, फिक्स है, लेकिन यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन चलायमान है। इधर हमने क्या भर दी नाइट्रोजन, इधर क्या भर दी ऑक्सीजन। तो इसका द्रव्यमान भी m है, इसका द्रव्यमान भी m है, इधर ऑक्सीजन भर दी। ठीक है भाई, इसका 28 होता ही है आपको पता है, इसका 32 होता है ये भी पता है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई जैसे ही हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो ये तो चलायमान था, तो जैसे इसको छोड़ देंगे तो क्या होगी, चलेगी, है ना। तो जब ये चलेगी तो आपसे ये पूछा है कि भाई ये जो पिस्टन है ये यहाँ से मान लीजिएगा मूव होकर के यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और यहाँ आकर के रुक गया, यहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया, साम्य अवस्था में आ गया। ठीक, इस कब रुकेगा ये, जब इधर वाला जो प्रेशर होगा और इधर वाला जो प्रेशर होगा P1 बराबर P2, दोनों तरफ का दाब तो रुक पाएगा, इधर वाली गैस का दाब और इधर वाली गैस का दाब दोनों बराबर होंगे तो रुक जाएगा। तो सवाल क्या है, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या ज्ञात करना भाई, साम्य अवस्था में थीटा ज्ञात करो। ये कोण कितना होगा, कोण का सीधा सीधा सा लिंक किससे होता है, आर थीटा, लेंथ से, और इसका मतलब और लेंथ पे किससे होगा, वॉल्यूम से। सीधी सी बात ये है कि आपको तो प्रेशर की कंडीशन दे रखी है, इसको मान लो ये L1 है और यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिएगा L2 है, और ये भी दिया हुआ है कि R ग्रेटर देन स्मॉल r। इसका मतलब ये है कि अंदर की और बाहर की त्रिज्या को आप कैपिटल R ही मान करके चल लेंगे, इसकी लंबाई में इसका कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, लेकिन इसका जब इसका आयतन निकालेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के बात ये हुई कि हमें क्या दिया हुआ है, P1 बराबर, साम्य अवस्था में P1 बराबर क्या होगा P2, और PV बराबर nRT से P कितना आ जाएगा nRT। अच्छा ताप नियत है, ताप नियत है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। nRT N1RT कर दूं, N1RT अपॉन V1, N2RT अपॉन V2। N क्या है, मोलों की संख्या, इसके मोल अलग होंगे, इसके मोल अलग होंगे, द्रव्यमान समान है ना, इसका भी द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान इसका भी m है और इसका भी द्रव्यमान m है, दोनों के द्रव्यमान समान है, दोनों के। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं
उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। द्रव्यमान समान है। फिर से बताता हूँ, दो गैस भरी हुई है एक ट्यूब में, इस ट्यूब में दो गैस भरी हुई है, तो दोनों के जो है द्रव्यमान समान है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यहाँ से छोटी सी स्मॉल आर है, और जब इसको यहाँ से, ये तो फिक्स है अपना, यहाँ पर ये जो बंद था यहाँ पर ये चलायमान पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन। जैसे हमने इसको छोड़ दिया तो छोड़ देने पर ये चलने लगा, और चलने लगा तो जब तक प्रेशर समान नहीं हो गया, एक जगह पर रुक गया। तो आपसे पूछा जब ये रुक गया है तो उस समय थीटा कितना होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ चुका होगा। तो भाई आर टी से आर टी उड़ गया। अच्छा, N1 बराबर m अपॉन 28 V1, और ये m अपॉन 32 V2। m से m कट जाएगा क्योंकि द्रव्यमान बराबर दे रखा है ना, m से m कट गया। तो भाई कितना आ गया, 28 V1 बराबर 32 V2। तो कितना, 4 8 32, 4 7 28, तो 7 V1 बराबर 8 V2। V1 किसका आयतन है भाई, दिस इज आयतन, ये किसका आयतन होगा यहाँ पर, V1 का। तो ये क्या है, एक तरह की ट्यूब बन जाएगी। अगर ये ट्यूब बन गई भाई, अगर ऐसी ट्यूब बन गई है जिसकी लेंथ कितनी है r L1, रेडियस कितनी है स्मॉल r, तो उसका आयतन V1 किसके बराबर निकलेगा, V1 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब पाई आर स्क्वायर L1। ऐसे V2 कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर L2, यह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जब हमें ये भी पता है कि भाई जब हमारे पास ऐसे कोई आर्क है, ये थीटा है, ये रेडियस है और ये L है, तो क्या L बराबर आर थीटा होता है, यस होता ही है। ये थीटा है तो ये कितना बचता है, क्या ये 2 पाई माइनस थीटा होता है, यस। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ लगाने हैं बेसिकली। तो ये कितना आ गया, क्या ये 2 पाई माइनस थीटा आ गया, यस आ गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखो पहले तो, 7 V1 कितना, पाई आर स्क्वायर L1 बराबर 8 पाई आर स्क्वायर L2, ये तो आएगा आयतन सिलेंडर का। तो पाई से तो पाई उड़ गया, आर स्क्वायर भी उड़ गया, तो 7 L1 कितना भाई, L1 आ गया आर थीटा, आर कितना ये, और थीटा कितना 2 पाई माइनस थीटा, 8 आर थीटा, 8 आर थीटा। ओके, तो आर से ये आर भी उड़ गया भाई, तो 14 पाई माइनस 7 थीटा बराबर 8 थीटा, तो 15 थीटा बराबर 14 पाई, और थीटा बराबर 14 पाई बटे 15। तो यानी कि इतने डिग्री, इतने रेडियन घूम जाएगा, इतने रेडियन घूम जाएगा। चाहो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहो, 14 इंटू 180 अपॉन 15 से कट सकते हैं, 12 आ जाएगा, ठीक है। और 12 चौक 48, और 12 कम 12 और 4 16, या फिर 168 डिग्री भी कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझ लेते हैं सवाल को, अच्छा सवाल है। एक ट्यूब में आपको एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन भरी हुई है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भरी हुई है, यहाँ पर ये फिक्स एक बंद किया हुआ है, यहाँ पर ये चलायमान है, जैसे इसको छोड़ा तो ये कहीं आकर के रुक गया, तो आपसे पूछा कि ये कोण कितना होगा जहाँ पर ये रुकेगा, ठीक है। ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, तो हमने ये पता है कि रुकेगा तभी जब इधर का दाब और इधर का दाब क्या होंगे आपस में, जब ये वाला दाब और ये वाला दाब बराबर होंगे, दाब बराबर होंगे तभी रुकेगा, है ना। दोनों तरफ जब तक साम्य अवस्था आएगी तो ये रुक गया। तो P1 बराबर P2, हमने गैस समीकरण से P1 P2 लिख दिए, और दोनों के द्रव्यमान समान दे रखे, तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये लगा दिया। आयतन किसका, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसका लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसकी एच किसके L2 के बराबर, इसकी एच L1 के बराबर लिख दिया। तो ये जो L2 है ये किसके बराबर आएगी, आर थीटा के, और ये किसके बराबर आ जाएगी, L1 बराबर आर इंटू 2 पाई माइनस थीटा के। तो कुल मिला के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमें थीटा चाहिए तो थीटा तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। अब बस ये आ गया 14 पाई बाई 15, चाहो तो आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है एकदम, गैस समीकरण पर बेस्ड है ना, गैस होगा, एक अच्छा सवाल, आप ये नोट कर लें, ठीक।
हमने काफ़ी इसके इक्वेशन देख चुके हैं, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई बार ऐसे भी दिया जाएगा कि आदर्श गैस है और Vp² बराबर कांस्टेंट नियत को अनुसरण करती है, इस नियम को फॉलो करती है, ये है ना। प्रारंभिक ताप T0 और आयतन V0 है। अब ये कह रहा है कि यदि वॉल्यूम आयतन 2V0 हो जाए तो ताप कितना होगा। प्रारंभिक दे रखे, बाद में ताप पूछा, अगर इसको डबल कर दे, लेकिन ये रिलेशन किस में दे रखा, PV² में, Vp² में। तो हमें जो संबंध दिया हुआ है PVP² में, वो भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, PV बराबर nRT की हेल्प से। क्या P बराबर क्या आ गया, nRT अपॉन V, और इसको उठाओ Vp² बराबर कांस्टेंट में उठा के रख दो, तो क्या बनेगा भाई, Vp² में nRT अपॉन V का स्क्वायर बराबर P की जगह रख दिया, ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से Vn² R² T² अपॉन V² इक्वल टू कांस्टेंट, एक V कट जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बना n, यहाँ से बना T² अपॉन V बराबर कांस्टेंट अपॉन n² R, तो ये नया कांस्टेंट बन गया। ये भी तो नियति रहेगा, ये भी तो नियति रहेगा, ये थोड़ा बदल जाएगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि T² प्रोपोर्शनल टू V, T² V के समानुपाती आया। तो T² तो नया भी नियम हो सकता है, जरूरी नहीं बायल्स के, चार्ल्स के, गैलुसेक के ही हो, कोई भी नियम बन सकता है। तो यहाँ पर बन सकता है T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर बराबर V1 अपॉन V2, इस नियम से बन गया। अगर दाब में देता कोई रिलेशन तो डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन ताप में पूछा तो ताप तक पहुंचना तो पड़ेगा, ताप के साथ क्या संबंध है, तो हम ताप तक पहुंचे। भाई अगर बोलता है कि 2V0 करने पर दाब डबल दाब कितना हो जाएगा, तो ये से निकल जाता, लेकिन दाब ने पूछा, ताप पूछा हुआ है, तो लो जी लो T0 ये कितना निकालना, ये कितना V0, ये कितना 2V0, ये लो जी उड़ गया। तो भैया कितना आ गया, T0 अपॉन T2 1/√2 और T2 बराबर √2 T0। तो इसमें हमने देखा कि भाई कोई भी नियम दे सकता है, कुछ भी Vp² Vp³ V² P², कुछ भी, तो आपको करने का तरीका ऐसा लगा देना है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यूज गैस समीकरण का ही है। चलो एक और देखते हैं, अच्छा सवाल। सवाल क्या है, ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर दाब में परिवर्तन ज्ञात करो, या फिर दाब जो है एज ए फंक्शन ऑफ वाई, ऊंचाई के साथ जाने पर कैसे परिवर्तन हो रहा है। स्टैंडर्ड सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान समझेंगे। मान लीजिएगा पृथ्वी का सरफेस है, इससे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा ऊपर जाने पर दाब में क्या होती है, कमी हो जाती है, दाब में कमी होती है। क्यों, क्योंकि घनत्व बदलता रहता है, और P बराबर PV बराबर nRT आप जानते ही हैं। तो P बराबर ये m अपॉन मास V RT, तो P को आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से रो RT बाई m। तो m0 एयर का क्या है, अणुभार मान लिया, अणुभार दिया हुआ है, ठीक है। और ये डेंसिटी घनत्व है, घनत्व ये कैसा है, परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है, ठीक है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलती है। रियलिटी में हम तो लगभग कांस्टेंट मान लेते हैं, रियलिटी में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं तो क्या होता है, घनत्व बदलता है, आयतन इसका। अगर ये बदलता है, ताप को नियत मान लें, अगर ताप अपना फिक्स मान लेते हैं, ताप कांस्टेंट है,
तो ये बदलता है तो ये बदलेगा, घनत्व तो कम होगा तो ये भी कम होगा, है ना। तो यानी कि ये बदल रहा है तो ये भी बदलेगा। तो यानी कि ऊंचाई पर जाने पर अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ऊंचाई पर गया, यहाँ से किसी ऊंचाई y पे गया, तो यहाँ y पे जाने पर प्रेशर तो बदलता जा रहा, तो बदलता जा रहा, तो मान लीजिएगा ये प्रेशर जो है, यहाँ पे प्रेशर, इसकी जो क्षेत्रफल है एरिया ए मान लीजिएगा इसका, इतने हिस्से का, और y से जा करके dy थिकनेस पर ये लिया, इसका जो वेट होगा नीचे कितना आएगा mg, एक फोर्स से लगेगा। एक यहाँ पे प्रेशर मान लीजिएगा कितना है P, ये तो निकालना y पे जाकर के P, प्रेशर P, तो उस पर एक फोर्स P इंटू एक फोर्स लगेगा, है ना, ऊपर की तरफ। और जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिएगा प्रेशर बढ़ेगा P प्लस dP हो गया, सॉरी प्रेशर कम हो जाएगा ऊपर जाने पर, तो कम हो जाएगा तो जो dP आएगा ना नेगेटिव आना चाहिए, है ना, प्रेशर कम हो रहा तो dP क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये एक फोर्स इस तरह लगेगा, ये कहाँ लगेगा, इस पर ऐसे की तरफ लगेगा, है ना। तो अगर हम बात करें ये बैलेंस करने पर, यहाँ पर इस पर अगर हम साम्य अवस्था देखें, इक्विलिब्रियम में देखें, तो रियलिटी में P प्लस dP इंटू ए, एक तो ये वाला बल, नीचे कौन सा एक mg, बराबर किसने बैलेंस किया हुआ है भाई इसको, है ना, ये वाला तो किधर लग रहा है, ऐसे, किसने बैलेंस किया हुआ, P इंटू ए ने। तो मैंने आपको बताया कि जब ऊपर जा रहे हैं तो घटता जा रहा प्रेशर, तो dP कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, है ना भाई, दिस माइनस दिस करेंगे तो नेगेटिव तो आएगा, तो ये आना भी चाहिए। तो फिलहाल तो P इंटू ए प्लस dP इंटू ए प्लस mg, अच्छा mg को भी लिख सकते हैं डेंसिटी, इसका किसका मास है, इसका मास है, यहाँ पे डेंसिटी मान लीजिएगा, डेंसिटी है रो, तो डेंसिटी द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, तो आयतन गुना घनत्व, आयतन कितना, क्षेत्रफल इंटू ये थिकनेस, तो आयतन गुना घनत्व A इंटू डी वाई इंटू रो, है ना, इंटू जी बराबर पी ए। अच्छा पी ए से पी ए उड़ गया, तो कितना बचा सॉरी, तो सॉरी तो यहां से ए सब में से उड़ा दो, ए सब में से उड़ जाएगा, तो यहां पे बचेगा dP बराबर माइनस रो जी डी वाई, रो जी डी वाई बच जाएगा माइनस का। अच्छा अब मुझे चाहिए प्रेशर में, लेकिन रो की वैल्यू क्या है, यहां से देखो ध्यान से, रो बराबर क्या बनेगा P एम नोट, इसको हमने एम नोट ले लिया, P एम नोट अपॉन आर टी, ठीक है, P एम नोट अपॉन आर टी, तो यहां से माइनस के P एम नॉट अपॉन आर टी जी डी वाई। अब P बदल रहा है, एम नॉट जी आर टी सब नियतांक है, तो इसको लिख लेंगे डी पी अपॉन पी बराबर माइनस के कितना एम नॉट जी अपॉन आर टी डी वाई। इंटीग्रेशन कर दिया तो जीरो पर प्रेशर था P नोट मान लीजिएगा, और किसी y पर प्रेशर P, ये निकालना है ना, तो ये क्या आएगा ln P, लिमिट लगा देंगे P नोट से P माइनस एम नॉट जी अपॉन आर टी, तो यहां से क्या आ जाएगा y, ठीक, तो यहाँ P रख देंगे ln P माइनस ln P नॉट बराबर माइनस एम नॉट जी वाई अपॉन आर टी। अच्छा log m माइनस log n होता है log m बटे n, तो log p बाई पी नोट लिख देंगे, इसको लिख देंगे ln p अपॉन पी नोट बराबर माइनस के m नोट जी वाई अपॉन आर टी, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसमें आपने पढ़ाई होगा कि भाई ln x बराबर अगर y है तो x बराबर e की पावर y हो जाता है ना, तो यानी कि यहाँ पर ये x हुआ ये y हुआ, पूरे को मान लेगा तो क्या बनेगा p अपॉन पी नोट बराबर e की पावर माइनस एम नॉट जी वाई अपॉन आर टी, या प्रेशर इक्वल टू पी नॉट कितना e की पावर माइनस एम नॉट जी वाई अपॉन आर टी। इस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन आता है।
और आपको याद रहे होना चाहिए कि भाई अगर ये e की पावर माइनस का ग्राफ बनाया जाए इसका, तो e की पावर माइनस का ग्राफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। e की पावर यानी कि p का और y के बीच में अगर ग्राफ बनाए तो y बराबर 0 पर तो क्या होता है भाई, e की पावर 0 क्या होगी 1, माइनस 0 भी 1, और e की पावर इन्फिनिटी तक जाए तो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका ग्राफ अगर बनाए तो 0, यहाँ पे 1 हो गया यानी कि p नोट हो गया, और जैसे ही हम y को बढ़ाते जाएंगे इन्फिनिटी तक तो 0, तो यानी कि ये ऐसे घटता चला जाएगा और ये ग्राफ बनेगा इसका। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर दाब में कमी होती चली जाती है, और ये इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग होती है। तो इसको ये अच्छा सवाल है इसका थोड़ा सा, बस इसको एक रिजल्ट याद रख सकते हैं आप चाहो तो कि भाई दाब में इसके साथ साथ कमी होती है, लेकिन एक्सपोनेंशियली चरघातांक की इसके साथ साथ होता है ये कम। ठीक है, चलो इसी के ऊपर एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, फिर अपना टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद। देखो ये सवाल क्या है, सुने। सवाल ये दिया कि भाई ऐसे एक ट्यूब है जिसमें कोई गैस भरी हुई है, जिसमें कोई गैस भरी है, तो इसमें n मोल है गैस के, लेंथ L है, ठीक है, इसका एरिया मान लीजिएगा A है। तो किसी x पर जाने पर इसको अगर ओमेगा से घुमा रहे तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा। अगर रखी हुई है तो हर जगह प्रेशर समान, लेकिन जब घुमाएंगे तो घुमाने पर क्या होगा, एक कभी केंद्र बल लगेगा, अब केंद्र बल लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बदल जाएगा। तो सवाल क्या है, दाब को x के फलन के रूप में ज्ञात करें, x के फलन के रूप में ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लीजिएगा x पे गए तो यहाँ पे जो dx है, यहाँ पे प्रेशर p है, यही निकालना है x का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा p प्लस dp। जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो क्या यहाँ पे वाले पार्टिकल दूर जाएंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ये प्रेशर ज़्यादा होगा और ये कम। इस बार dp कैसा होगा, पॉजिटिव, इस बार dp कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई dp पॉजिटिव आएगा तो ये जो यहाँ पे प्रेशर आया, यहाँ पे जो प्रेशर आया वो कितना आया, इस वाले हिस्से की बात करें, इसका जो मास भी लिख देंगे, मान लो dm लिख दिया इसका मास, तो मास भी किसके बराबर, द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व के। तो आयतन गुना घनत्व के हिसाब से आयतन कितना लिख लेंगे, a इंटू डी एक्स, और घनत्व रो ले लिया। और तो ये एक सर्कुलर पाथ होगा इसका, जब ऐसे घुमाएंगे वृत्तीय गति करेगा तो अभी केंद्र बल वाली समीकरण लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें बल की, तो यहाँ पे लग रहा है P प्लस dP, बल बराबर प्रेशर इंटू एरिया माइनस प्रेशर इंटू एरिया माइनस P इंटू ए, ये यहाँ पर लगने वाला बल और ये वाला लगने वाला बल। ठीक है, इसमें से माइनस का तो बराबर कितना बच गया, dm ओमेगा एक्स, dmx ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर होता है ना, mr ओमेगा स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी आ गई यार। तो यही बोला है कि भाई जो गैस है इसका किसी भी x पर प्रेशर कितना होगा। ध्यान से समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, आपको इसमें ध्यान रखना कि भाई इसमें जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, इधर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा। तो इस पे जितना भी यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं यहीं पे बैठ करके देखूँ तो dm ओमेगा स्क्वायर, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स P प्लस dv माइनस इधर के तरफ लगने वाला ये फोर्स माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, PA प्लस AdP माइनस PA बराबर dmx ओमेगा स्क्वायर। तो ये उड़ गया। कुल मिला के बात कहने की हुई कि भाई AdP बराबर dm की जगह a रो dx इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, a से भी कट गया, और वही dP, और फिर वही रो की वैल्यू क्या लिखी थी, रो की वैल्यू लिखेंगे वही P m नॉट अपॉन RT, है ना, P m नॉट अपॉन RT। तो P m नॉट अपॉन RT यहाँ लिख देंगे, P m नॉट अपॉन RT, और ये x ओमेगा स्क्वायर dx, यहाँ गया। अब यहाँ से P अलग रखो, वही
dp/p और भाई यहाँ क्या बचा m0 ओमेगा स्क्वायर अपॉन RT x dx। ये थोड़े से इसके अच्छे सवाल हैं, टफ सवाल है। तो ये आ गया P0, यहाँ पे मान लीजिएगा प्रेशर P0 था, तो यहाँ पे कितना आएगा P x पे 0 पर और ये P पर, सॉरी x पर। तो ये तो वही आएगा ln P अपॉन P0 और ये x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो m0 ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 RT और फिर भाई P इक्वल टू ये e की पावर में पहुंच जाएगा और P0 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो P0 इंटू e की पावर m0 ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 RT। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें प्रेशर जो है x के साथ साथ इस वाले फंक्शन के हिसाब से बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दूर जाएंगे, है ना। अगर x के वैल्यू L रख देंगे तो इस पॉइंट पे निकल जाएगा, तो अलग अलग L पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ हमारे गैस की जो समीकरण होती है उसके ऊपर जितनी एप्लीकेशन हो सकती थी मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कराई। आगे हम जो है ग्राफ के कन्वर्जन सीखेंगे, ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं PV वाले। ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।